हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल्स एंड टाइप्स ऑफ सेल्स। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है सेल। एज यूजल आप सभी कोई जानते होंगे कि सेल क्या होता है, लेकिन आप सेल अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे। इन द केस ऑफ बायोलॉजी के केस में भी आपने सेल डिस्कस किया होगा, लेकिन वो सेल हमारा क्या होता है, कोशिका जिसको बोलते हैं। ओके, वो हमारा बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है। दैट मीन्स यहाँ वो सेल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम कौन सा सेल पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो डिस्कस करेंगे सेल। सेल यानी बैटरी, ठीक है, सेल यानी बैटरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सेल, ठीक है। तो एज यूजुअल आपको डेफिनेशन पहले से भी पता होगा कि सेल कोई डिवाइस है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसा भी बोल सकते हैं। सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप लोग को पहले से भी पता होगा कि सेल का क्या काम होता है। किसी भी जगह पे अगर हम सेल का यूज़ करते हैं, किसी भी सर्किट में सेल का यूज़ करते हैं, तो उसका काम क्या होता है। एज यूजुअल आप घर पे ही देखते होंगे अपना बैटरी का क्या काम है। बैटरी का काम है एनर्जी को प्रोवाइड करना। इंटरनल स्ट्रक्चर आप नहीं देखते होंगे कि ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, लेकिन इतना तो आपको ज़रूर पता होगा कि सेल का काम क्या है, एनर्जी को प्रोवाइड करना। ओके, तो शॉर्ट में आप डेफिनेशन एक ऐसा भी बता सकते हैं कि सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलिए तो हम अपने डेफिनेशन के आधार पे चलते हैं। तो हमने क्या बोला, सेल इज अ डिवाइस। सेल क्या है, एक डिवाइस है, मतलब यंत्र है। विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब केमिकल को मिक्सअप करके, रिएक्शंस करके इसको करंट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, करंट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो सेल क्या है, एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड एनर्जी। और क्या करता है, इसके साथ साथ रिक्वायर्ड एनर्जी, जितना हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उतना देता है। किसको देता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ओके, तो डेफिनेशन सॉल्व। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं कि सेल एक विद्युत का डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ हमें जितनी एनर्जी ज़रूरत होती है उस एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और किसको प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को। चलिए डिस्कस करते हैं कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली डिस्कस करें हम सेल के जनरली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट अपॉन अ प्राइमरी सेल एंड सेकंड लास्ट इज सेकेंडरी सेल। ओके, प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड। प्राइमरी सेल को हम एक दूसरी भाषा में चार्जेबल सेल, सॉरी नॉन चार्जेबल सेल भी बोलते हैं, और सेकेंडरी को चार्जेबल सेल भी बोलते हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेल। तो दोज सेल आर कॉल्ड प्राइमरी सेल विच इज़ नॉट रिचार्जेबल, दैट इज आफ्टर वंस डिस्चार्ज कांट बी चार्ज। मतलब हमने क्या बोला है, प्राइमरी सेल क्या होता है हमारा, प्राइमरी सेल एक प्रकार का सेल है जिसको एक बार चार्ज खत्म होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार चार्ज अगर खत्म हो जाए तो चार्ज हम लोग दोबारा नहीं कर सकते। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। फिर से एक बार बोले हम अपनी भाषा में कि वैसे सेल, दुनिया का वो सेल जिसे एक बार चार्ज खत्म करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल में आपको पता है कौन सा प्राइमरी सेल, टॉर्च में जो हमारी बैटरी यूज होती है वो है हमारा प्राइमरी सेल। ओके, चलिए तो बात करें सेकेंडरी सेल का। सेकेंडरी सेल क्या होता है, दोज सेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल विच इज चार्जेबल। क्या बोला, वैसा सेल सेकेंडरी सेल कहलाता है जो चार्जेबल है। दैट मीन्स आफ्टर वंस डिस्चार्ज कैन बी चार्ज, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। मतलब एक बार चार्ज खत्म होने के बाद इसको चार्ज कर सकते हैं। तो एग्जांपल में ये हमारा क्या होगा, सोलर सेल, जो हमारे घर में बैटरी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सेल। और सोलर सेल को हम लोग क्या करते हैं, एक बार चार्ज होने खत्म होने के बाद दोबारा चार्ज करते हैं। एंड मोबाइल सेल्स विच इज यूज इन योर मोबाइल, जो हम लोग के मोबाइल में यूज होता है सेल, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल या फिर चार्जेबल सेल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आती ही होगी। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया सेल और टाइप्स ऑफ सेल दोनों को आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, सर इसे आप फिर से बताओ, हम इसे अच्छे से जानना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब आपको पहले भी हमने एक बार बताया था कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का कम्बिनेशन बताया था। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जा करके चैनल का वीडियो सारे को एक साथ देखिए।
ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल की। तो देयर आर 3 वेज टू कंबाइन सेल्स। जनरली 2 ही होते हैं, लेकिन ऐसे हम बोल सकते हैं कि 3 वेज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। पहला हमारा है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, एज यूजुअल आप रजिस्टर में देखे होंगे। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल पता ही है आपको, है ना। मिक्स ग्रुपिंग मतलब जब सीरीज और पैरेलल दोनों, हम पहले भी बता चुके हैं कि जब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ काम किया जाए तो उस ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ, सॉरी मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, क्योंकि दोनों को मिक्सअप हुआ है। चलिए फर्स्ट अपन हमारा क्या था, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। बात करते हैं आगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल का, तो समझना है। अच्छा, थोड़ी से हम एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं कि सर सेल सेल बोलते जा रहे हैं और सेल क्या होता है, सेल का डिज़ाइन कैसे होता है हम देखे नहीं है। तो सेल को कैसे नोटेट करते हैं, तो सिंपल सी वे है, सेल को इस तरह से, सेल का वो होता है कुछ, है ना, नोटेशन। तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, और ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है। इस प्रकार के फॉर्मेशन को ही हम लोग सेल बोलते हैं। बाकी सेल कैसे बनता है आपको ओरिजिनली पहले पता ही होगा कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, यानी कंटेनर लेते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, एक का नाम एनोड दूसरे का नाम कैथोड रहता है, एक पर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल रहता है, और इसके अंदर क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। इस तरह के कुछ ये होता है हमारा मेकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। ओके, तो जनरल नोटेशन की बात कर रहे थे, तो नोटेशन हमारा क्या होता है सेल का, इस प्रकार कुछ, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा है सेल का नोटेशन। चलिए बात कर रहे थे हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल का, तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल हम बात करेंगे क्या होता है। तो चलिए सीरीज ग्रुपिंग में आते हैं। तो हमने क्या बोला, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, मतलब इस प्रकार जब हम सेल को ड्रॉ कर रहे थे ना इस प्रकार, तो ये मेरा क्या था, नेगेटिव। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, मतलब एक और दूसरा सेल लगा है, तो इसका नेगेटिव, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, और दूसरे सेल के नेगेटिव को तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, फिर तीसरे के नेगेटिव को चौथे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, मतलब एंड सो वन, इसी तरह से चलते जाएगा एंड टर्म्स जितना चाहे हम उतना कनेक्ट करें। तो इस प्रकार के कम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ आप इसे हमको बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे आप, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ओके, तो चलिए देखिए थोड़ा सा हमने क्या बोला, इफ नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, मतलब सेल के नेगेटिव टर्मिनल को इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, एंड अनदर सो वन, इस तरह से क्या बोले, एंड सो वन, लगातार ऐसा ही कर्म जैसे हम आपको बताएं ऐसे ही चलता रहे, देन द कम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। इसी प्रकार के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन, या फिर इसी प्रकार के ग्रुपिंग ऑफ सेल को बोलते हैं हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। किसी कारण से आज थोड़ा सा फंस रहा है ना, कोई बात नहीं, आपको हमारी बातें सारा कुछ समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता चलिए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ देखिए फिगर में समझ जाएंगे, है ना, इजीली से। पॉजिटिव पहले का नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट करना है, इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। चलिए अब हम बात करें डेरिवेशन ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ अ सेल इन द आइडेंटिकल फॉर्म। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, आइडेंटिकल फॉर्म में, या फिर आइडेंटिकल सेल का डेरिवेशन निकालेंगे जब वो सीरीज ग्रुपिंग में रहेगा। ठीक है, आइडेंटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल। तो मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिकल का मतलब होता है जहां सब कुछ एक जैसा रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। ओके, तो चलिए अगर नहीं समझ में आए तो एक बार थोड़ा सा आइडेंटिकल को देखें। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे भी EMF E है, यहाँ पे EMF E है, यहाँ पे EMF E है। मास्ट अपन टर्म, व्हाट इज दर EMF। तो EMF आपको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे पिछले वीडियो में, और उसको बढ़िया से पढ़िए और फिर आप जान जाएंगे, है ना। उम्मीद है आपको तो पहले से ही आता होगा। तो EMF हमारा सबका, अगर देखिए यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, आइडेंटिकल। ओके, तो चलिए आइडेंटिकल सेल के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, डेरिवेशन, जब वो सीरीज ग्रुप में कंबाइन रहे। चलिए बात करते हैं आगे। हमने पहला फर्स्ट अपन एक फिगर ड्रॉ किया, जिसमें से हमने क्या लिया, फिगर को ड्रॉ करने से पहले चलिए हमने लिया फिगर को, इसमें से हमारा देखिए ध्यान से इस सेल को देखिए, यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, इसी के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस आर है कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमारा EMF E है, और ये हमारा क्या है, C1, दैट मीन सेल 1, और इसी तरह से दूसरा है C2, यानी सेल 2। ठीक है, यहाँ पे EMF भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ C2 मतलब सेल 2। इसी तरह से डॉट 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 करते गए हैं CN तक, मतलब सेल नंबर N, जगह चाहिए ना भैया N तक, इसलिए डायरेक्ट हमने कर दिया N तक, डॉट 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 करते करते N, और यहाँ भी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और टोटल को इस तरह से हम करते करते यहाँ आए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किए हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डेरिवेशन की, आगे हम बढ़ते चलते हैं। तो हमने क्या लिया, कंसीडर, फिगर को ध्यान में रखते जाना है। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे पीछे करते जाए, फिगर को ध्यान में रखना है। कंसीडर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज। सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, जो हमने वहाँ पे
लिखा वही हमने यहाँ पे बोला। क्या बोला हमने कि हमने लिया, क्या लिया, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, क्योंकि फिगर यहाँ पे हमारा छोटा था, कॉपी पे जगह कम था, इसलिए हमने 2 ही दे करके डायरेक्ट n कर दिया। तो आप चाहे तो बहुत सारा बना सकते हैं इस तरह से, C1 C2 C3 C4 C5 करते करते जहाँ तक जा सकते हैं Cn तक। तो हमने क्या किया, कॉपी की जगह में कम होने के कारण हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सीधा सिंपल सी वे में ले लिया हमने, एक C1 दूसरा C2 और इसी तरह से करते करते Cn तक। तो वही लिखा है हमने कि कंसीडर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग EMF E। हमने n नंबर लिया आइडेंटिकल सेल, n नंबर तक, सेल कितना है, n नंबर तक, जिसमें हमारा EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और जो किस में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पता ही, फिगर देखने से आपको पता चल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, चलिए अब बात करें हम, जब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे तो हमारा EMF पता करेंगे। तो EMF कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल सेल है और यहाँ EMF सबका एक जैसा रहेगा, इसलिए E टोटल यानी टोटल EMF n सेल इन सीरीज, जब सीरीज में n सेल को कनेक्ट करेंगे तो टोटल EMF के बराबर क्या होगा। ऐसे अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो होता E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट, लेकिन आइडेंटिकल यानी सब एक जैसा है, इसलिए E प्लस E डॉट 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 प्लस E, यानी n टर्म्स तक हमेशा जाएंगे, अप टू n टर्म्स। ओके, इसलिए E टोटल इक्वल टू क्या होगा, n E, यानी इक्वेशन मान लीजिए इसको 1, कोई मतलब नहीं निकलता लेकिन ऐसे मान लीजिए मजा दिखने के लिए। ओके, इसलिए E टोटल यानी टोटल EMF इक्वल टू क्या होगा, n E मतलब नंबर ऑफ सेल, जितना सेल होगा उतना E। ओके, क्योंकि सबका तो बराबर ही है ना भैया। ना टोटल इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, अब हम लोग टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता करेंगे एन सेल का, तो आर टोटल इक्वल टू क्या होगा, जिस प्रकार टोटल EMF पता कर रहे थे किसके लिए, सभी सेल के लिए, एन सेल के लिए, इसी प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस पता करेंगे तो वहाँ भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में हमारा क्या होता है, आर प्लस आर डॉट 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 आर तक, कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक। ओके, ये भी इजीली, तो इसलिए आर टोटल यानी इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इक्वल टू क्या होगा, एन आर, जहाँ पे एन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा एन आर तो एक बार आपको पता होना चाहिए आर का मतलब क्या बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक का, और यहाँ आइडेंटिकल में हर एक का आर सेम होगा, तो सबका अगर वैल्यू सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि आप 10 लड़के हो और आप सबों के पास 10-10 रुपया है, तो आपको क्या जरूरी है करना है कि 10 प्लस 10 प्लस 10, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो ना कि 10 इंटू 10, यानी 10 आपके पास पैसे थे 10 और आप जन थे 10, 10 इंटू 10। उसी प्रकार सेल है n और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसलिए आर n इंटू आर। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर लिए, EMF पता कर लिए, अब आपको पता करना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्यों भैया, अभी तो बोले हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, हम ये नहीं ना बोले कि टोटल रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा फिगर में देखा जाए तो यहाँ इधर तो रेजिस्टेंस है ही, साथ साथ में यहाँ भी रेजिस्टेंस है ना, आउटर रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस को लेंगे और साथ ही साथ एक्सटर्नल। इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा क्या था, NR, और साथ ही साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था मेरा R, इसलिए NR प्लस R इक्वल टू क्या, टोटल रेजिस्टेंस, इसलिए NR प्लस R, इसको मान इक्वेशन तो पता चल गया हमको टोटल रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अब हमको निकालना है कि करंट इससे कितना जाएगा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज V इक्वल टू IR, है ना। तो फिर I इक्वल टू V बाय R, यहाँ V की जगह पे क्या है मेरा। अच्छा, एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा सा कोई भूलता होगा ना। जैसे ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हट के आता था V इक्वल टू IR, है ना। I निकालते जब करंट निकालते थे तो होता था I इक्वल टू क्या होता था, V बाय R होता था ना। और लेकिन यहाँ V की जगह में क्या है, EMF, इसलिए V इक्वल टू E, इसलिए होगा I इक्वल टू E बाय R। इतना ध्यान में रखना, I इक्वल टू E बाय R, ये याद है ना आपको, याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, ओम्स लॉ पढ़े हैं आप, इसलिए I इक्वल टू ER। चलिए अब करंट निकालते हैं तो E क्या था, EMF, अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं, I इक्वल टू ER इधर साइड में, है ना। चलिए अब आगे क्या लिखें, इसलिए करंट, इसको सिर्फ ध्यान में रखना, इसलिए करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इक्वल टू, तो टोटल करंट जितना सर्किट से फ्लो करेगा उसके बराबर क्या होगा, टोटल EMF, टोटल EMF यानी ये ना, है ना, वही ना, और टोटल रेजिस्टेंस यानी यार, इसलिए हो गया ना, फॉर्मूला पे आ गया ना, I इक्वल टू E बाय R। तो टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा, टोटल EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस। चलिए अब टोटल करंट, टोटल EMF पता कर लिए थे हम लोग, क्योंकि ये आइडेंटिकल था इसलिए NE आया था, है ना, क्योंकि सबका वैल्यू सम और टोटल नंबर ऑफ सेल N, इसलिए NE। और रेजिस्टेंस का बात करें टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या निकला था मेरे में,
आर प्लस एन आर। अगर नहीं पता आपको तो थोड़ा पीछे जाइए, आपको पता चल जाएगा। आर प्लस एन आर निकला था हमारा टोटल रेजिस्टेंस, देखना है थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। देखिए टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर, और टोटल ई एम एफ एन ई, है ना, इसलिए पुट कर दिए। चलिए पुट करने के बाद ये आ गए थे हमारा यहाँ, तो टोटल करंट इक्वल टू हमारा क्या हो गया था, एन ई बाई आर प्लस एन आर। इसको मान ली इक्वेशन 4, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा स्पेशल दो केसेस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। केस 1 को देखते हैं। केस 1 में हमारा क्या है, इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, मतलब आर यहाँ पर क्या था मेरा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर में था सर्किट का, सर्किट के बाहर में नहीं था, सर्किट से ही जुड़ा हुआ था लेकिन सेल से बाहर था, है ना। तो आर इज ग्रेटर देन एन आर, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से यदि मेरा क्या बड़ा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे आइए, फिगर पे देखते हैं ना। हमने क्या बोला, केस 1 में बोला कि ये जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, उससे अगर ये रेजिस्टेंस मेरा बड़ा रहे तब मेरा क्या होगा, तब देखते हैं ना यहाँ क्या होगा, है ना। केस 1 की ओर आए थे, हाँ, तो क्या बोले, अगर आर मेरा बड़ा रहे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ लिख भी दिए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तब आर प्लस एन आर किसके बराबर होगा, आर प्लस एन आर किसके बराबर होगा, आर प्लस, हाँ चलिए बात करें हम आगे। हमने क्या बोला, यदि हमारा आर जो है यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या रहे, ग्रेटर रहे इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा यही होगा ना, आर प्लस एन आर जो होगा वो आर के बराबर होगा। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा है, देखो एन आर यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है आर, यानी एन आर का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आर प्लस एन आर जोड़ेंगे तो आर के ही बराबर आएगा। जब इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा तो फिर आर आर ही के बराबर आएगा, इसका कुछ नहीं, सिंपल जोड़ दो। मान लो ये 5 लाख है, ये 5 पैसा है, तो किसी को बोलोगे 5 लाख प्लस 5 पैसा जोड़ के कैलकुलेट करोगे क्या, नहीं ना, सिंपल से बोल दोगे मेरे पास 5 लाख है, इसलिए आर प्लस एन आर इक्वल टू आर होगा। क्यों, क्योंकि एन आर से आर बहुत बड़ा है, इसलिए आर प्लस एन आर लगभग बराबर है किसके, आर के बराबर। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन 4 को हम लोग इस प्रकार लिखे हैं हमने क्या, देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटेन एज। तो इक्वेशन 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 देखो ये हमारा है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 को ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई बाय आर। क्यों, चेंजिंग क्या हुआ, चेंजिंग यही हुआ सर कि जो अभी नीचे आर लिखे हैं वहाँ पे नीचे मेरा क्या था, आर प्लस एन आर, और क्योंकि एन आर का कोई वैल्यू ही नहीं रहा क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके तुलना में, इसीलिए डायरेक्ट इसी को ले लिए हैं। तो आई इक्वल टू एन ई बाय आर, ओके। या फिर इसी को दूसरे टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई बाय आर, है ना, एन इंटू ई बाय आर। अच्छा, इसको देख के थोड़ा सा कुछ समझ में आता है हमको, है ना। क्या समझ में आता है सर, ये समझ में आता है कि ई बाय आर होता है करेंट, जैसा लिख भी दिए हम लोग, चूंकि ई बाय आर इक्वल टू करेंट ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू होता है ई बाय आर। तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, ई बाय आर करेंट है सिंगल सेल के लिए, तो टोटल करंट सर्किट में क्या होगा, इसलिए फॉर टोटल करंट इन सर्किट, पूरा करंट सर्किट में क्या होगा, एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, एन टाइम करंट होगा सिंगल सेल के कारण। मतलब नहीं समझ पा रहे, एक बार फिर से बताते हैं आपको, ठीक है। हमने क्या बोला कि हम लोग जानते हैं सर आई इक्वल टू होता है ई बाय आर, आई इक्वल टू ई बार हम लोग ई बाय आर जानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ एन था इस तरह से कॉमन लिया हुआ, तो ई बाय आर सिंगल सेल के लिए, तो टोटल करंट जब निकालना होगा, जब हम लोग बहुत सारा बैटरी को जोड़ेंगे तो बस पता कर लेंगे, एन मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना सेल रहेगा उतना ई बाय आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा आई। इससे हमारा ये समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पता चल गया हमारा क्या होगा, टोटल करंट निकालने के लिए सर्किट में एन टाइम्स गुना कर देंगे करंट का सिंगल सेल, जितना सिंगल सेल में निकला होगा उतना ही बैटरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए केस 2 की ओर बढ़ते हैं। केस 2 में हमारा क्या बोला, यदि हमारा आर बड़ा हो, सॉरी आर से बड़ा हो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा यही होगा दोस्तों, तब हमारा ये होगा कि आर प्लस एन आर जो होगा लगभग एन आर के बराबर होगा, है ना। अभी हमने क्या बोला था, जब आर बड़ा था किससे, एन आर से, तो इसका वैल्यू नहीं था क्योंकि इसके तुलना में ये बहुत बड़ा था तो इसका वैल्यू नहीं था। अब दूसरे कंडीशन में हम ये बोलें कि आर से बहुत बड़ा है एन आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इससे, तो मतलब इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, तो इसका वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब आर प्लस एन आर डायरेक्ट बराबर होगा एन आर का, ठीक है। आर का वैल्यू ही नहीं रहा, इसलिए आर प्लस एन आर लगभग बराबर होगा एन आर का। देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 क्या था, इक्वेशन 4 था आई इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस
एन आर, ये था, है ना। तो अब उसको हम लोग इस तरह से ना लिख करके कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू एन ई बाय एन आर, आर का क्योंकि वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि ये उसके तुलना में बहुत कम है, इसीलिए एन एन कैंसिल आउट इच अदर। तो अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, एन एन कैंसिल आउट इच अदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, आई इक्वल टू ई बाय आर, कोई दिक्कत नहीं ना। दैट मीन्स इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन टोटल करंट, क्या बोला हम लोग कि यदि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर रहे, किससे ग्रेटर रहे, इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर रहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देन टोटल करंट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल। यदि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना बड़ा होकर के इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा रहे तो जो सर्किट में पूरा करंट जाएगा वो एक सेल के बराबर जाएगा, मतलब कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा बैटरी को आप जोड़ दिए और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा जाएगा ही नहीं। कितना जाएगा, सिर्फ एक बैटरी के बराबर। अगर 100 बैटरी आप लगा दिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, एक बैटरी के बराबर जाएगा, उतना बैटरी लगाना मेरा बेकार हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने क्या बोला, एक नोट पॉइंट को तैयार किया है हमने। एक नोट पॉइंट में मेरा क्या है, टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन सीरीज कम्बिनेशन। बोल रहा है जब सीरीज कम्बिनेशन के केस में हम लोग लार्ज अमाउंट पाना चाहते हैं, जब हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में बहुत सारा सेल को लगाते हैं और हम लोग लार्ज अमाउंट में करंट पाना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के तुलना में बड़ा होना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।